हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इनकी तरफ से बिकवाली जारी है। जो इंडियन स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अभी काफ़ी ज़्यादा ये अपना जो पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं, इंडियन स्टॉक्स को बेच रहे हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए इसी साल की, स्पेशली जनवरी से लेके और अभी तक मिड मार्च तक अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट 75 डेज, यहाँ पे इन्होंने 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए के स्टॉक्स को बेचा है, लगभग 1,11,000 करोड़ टू बी वेरी एक्यूरेट। तो इस पूरे इशू को देखेंगे कि क्यों जो एफ आई आईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं स्टॉक्स को। इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न केवल इंडिया तक सीमित है या ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की कंडीशंस है वो भी यहाँ पे है? और पूरा जो इशू है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे आता है जिसमें एफ डी आई हो गया, एफ आई आई हो गया, एफ डी आई, एफ आई आई, एफ पी आई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल आल्सो बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा इसी तरह के करंट रिलेटेड अपडेट्स के लिए पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे आप कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ पे जो भी जीएस का सिलेबस है प्री और मेंस का, ओके, आपका सी सेट हो गया और ऑप्शनल, ये कंप्लीट जो आपका प्रिपरेशन है ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 49,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल है। ये जो ऑफ़र है आज 11:59 PM, मतलब आज 30 मार्च को ये एंड हो जाएगा। जैसे डेट चेंज होती है ये ऑफ़र आपका एंड हो जाएगा। तो अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लान्स। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर कौन होगा? जैसे इंडिया के अंदर अगर किसी भी विदेश से कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, दो तरह के इसके पाथ हैं। एक जिसे हम जानते हैं एफडीआई के नाम से। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऐसा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब बाहर की जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगी। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा? ये जनरली जो इनका इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस रिलेटेड रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसमें किसी दूसरी कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है ना, या अपनी कोई सब्सिडियरी ओपन कर ली, या ऑलरेडी कोई कंपनी है जिसको यहाँ पे खरीद लिया गया है, फाइन। जैसे या फिर कोई जॉइंट वेंचर यहाँ पे स्थापित किया गया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है कि वालमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट को परचेज़ किया था 2018 में, लगभग 16 बिलियन समथिंग के आसपास ये डील थी। तो वो एक तरह का एफडीआई होगा। मतलब ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है, और वो क्या चाहते हैं, वो वहाँ पे ऑनरशिप और कंट्रोल उस कंपनी के अंदर चाहते हैं। उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे उनको हिस्सा मिले, उस कंपनी को वो मैनेज कर सकें, उसको रन कर सकें, उसके थ्रू वो प्रॉफिट कमा सकें। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके साथ हमारे पास में कैपिटल, मतलब पैसा तो आ ही रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना, और ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये होता है एफडीआई। दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पाथ है उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, जिसमें एक तरीका है कि आप डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है जैसे HDFC है ना, तो वो चाहता है कि हमारे इस तरह से अभी मान लीजिए यूएसए के अंदर वो चाहता है कि हम वहाँ से भी कैपिटल रेज कर सकें, है ना। तो वहाँ पे ये मान लीजिए कंपनी लिस्ट नहीं है और यूएसए के अंदर कोई इन्वेस्टर है, वो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अमेरिका का जो बैंक है वो एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी होती हैं। तो यहाँ पे उस बैंक के द्वारा एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी की जाएगी और उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को ट्रेड किया जा सकता है, फाइन। तो एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा एक पॉपुलर तरीका यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। एक और जो तरीका है वो आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में, है ना। तो एफआईआई जिसे हम ये कह रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, देखिए दो तरीके होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। एक को हमने कहा एफडीआई और सेकंड को हमने कहा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेकंड एफपीआई है। अब एफपीआई के दो तरीके हैं, जिसमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हमने बात की, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो एफआईआई क्या हो गया, एफपीआई का ही एक तरीका है। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई भी फॉरेन के अंदर, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है जो फॉरेन बेस्ड है ना, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, मान लीजिए यूएस बेस्ड ये म्यूचुअल फंड है,
या फिर हेज फंड हो गया। हेज फंड क्या होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो अमीरों के म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट, ज़्यादा बड़ा अमाउंट होना चाहिए, ये ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो म्यूचुअल फंड या हेज फंड इस तरह के, या कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस पेंशन फंड हो गया जो जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, अब वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि उसको इंडिया के अंदर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इंडिया एक ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है और यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के मार्केट में, तो उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो भी फंड होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे यूएसए के लोगों ने उस फंड में पैसा लगा रखा है और उनके बिहाफ पे ये जो फंड है इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो भी फंड्स होते हैं, चाहे पेंशन फंड हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, हेज फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इन सबको जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे सारे ये फंड्स जिनका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है, उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाएगा। तो ये एफआईआई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एफआईआई का मतलब क्या होता है। अब एफआईआई जो होते हैं, इनको अलाउ किया गया है कि आप इंडिया के जो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे आपका ये आईपीओ आता है, फर्स्ट सबसे पहले जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। आईपीओ आने के बाद जब शेयर लिस्ट हो जाते हैं, उनके अंदर जो लेन देन होता है, शेयर की जो ट्रेडिंग होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में। तो ये दोनों जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर इंडियाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। केवल और केवल इस स्कीम के अंतर्गत वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इन सभी एफआईआईज को सेबी के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो अब ये एफआईआई क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और हमने देखा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहा। स्पेशली 2005 से 2015 के पीरियड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया। जहाँ पे जो NSE 500 हैं, जो टॉप 500 ये स्टॉक्स हैं, इसके अंदर हमने देखा 13% से 20% तक बढ़ा है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं स्टेगनेशन है, 20 से 21% के आसपास ये यहाँ पे आके रुक जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो एफआईआई ने अपना जो पैसा निकाला था, ये सेल कर रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले कुछ भी कोई भी स्टॉक खरीदा इंडिया में, तो वो पैसा इंडिया में आएगा, है ना, ये परचेज करेंगे, तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं उनको कैपिटल गेन तो नहीं कहेंगे, कैपिटल वो रेज कर रहे हैं ना, पैसा वो रेज कर रहे हैं। तो अब अगर ये स्टॉक यहाँ पे बेचेंगे, एफआईआईज अगर स्टॉक यहाँ पे बेचेंगे, तो वो सेलिंग हो जाएगी, मतलब वो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम पे ये इन्होंने सेल किया था, लगभग 53,000 करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग की थी। और यही सेम ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट 74 डेज में 1,11,000 करोड़ ये सेल कर चुके हैं ना। दे ऑलरेडी सोल्ड इक्विटीज वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़। तो इतना सारा ये ऑलरेडी यहाँ पे सेल कर चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, इसको अगर हम देखें, देखिए एक तो एफआईआई को यहाँ पे हॉट मनी भी कहा जाता है। आप ये देखेंगे, जो मेरे पीछे एक इमेज बनी हुई है, तो जितनी तेज़ी से ये आ रहा है उतनी तेज़ी से जा भी रहा है ना। तो एफडीआई को कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाता है और अच्छा समझा जाता है। और एक और अगर हम डिफरेंस की बात करें एफडीआई एफआईआई में, तो मायाराम पैनल ने ये मेंशन किया कि अगर कोई अनलिस्ट कंपनी है, उसमें 10% से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो उसे एफडीआई हम कंसिडर कर लेंगे, अगर उससे कम है तो उसे हम एफआईआई कंसिडर करेंगे। तो अगर थोड़े से रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं तो एफआईआई कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफडीआई ऑल्सो, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको यूपीएससी ने पूछा भी है प्रीलिम्स में। अब रीज़न क्या है, क्यों एफआईआई यहाँ पे अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्यों इंडियन स्टॉक्स को बेचा जा रहा है? रीज़न यहाँ पे साफ है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है और ये एक तरह की हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। एफआईआई क्या करेंगे, जब एक किसी ने ट्रेंड पकड़ लिया तो सब वही पकड़ना स्टार्ट करेंगे। अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, है ना, वॉर चल रही है, तो पता नहीं इंटरनेशनल मार्केट में कैसा होगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, अनसर्टेनिटीज़ देयर, तो मार्केट उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। हमने देखा रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे मार्केट नीचे आ गया था। तो एक तो ये रीज़न है। लेकिन हम देखते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वार तो अभी फरवरी की बात है, उससे पहले से ही ये जो अपनी स्टॉक्स हैं उनको बेच रहे हैं, मतलब अपना पैसा निकाल रहे हैं। स्पेशली अक्टूबर 2021 से हम इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। इसके पीछे रीजंस काफ़ी सारे हैं। एक रीज़न है बढ़ती हुई महंगाई। ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी और अभी यहाँ पे एक तरह से ऑयल की प्राइसेस अपने पीक पे चली जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो इन्फ्लेशन इज़ अगेन अ मेजर फैक्टर और इंडिया जो है एक तरह से ऑयल प्राइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो रुपया कमज़ोर होगा, तो इस वजह से ये यहाँ पे निकाल रहे हैं। एक और रेट यहाँ यहाँ पे फैक्टर रहेगा, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे यूएसए के अंदर इंडिया में जो सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है आरबीआई, वैसे ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग पूरा सिस्टम है वो है फेडरल रिजर्व, है ना। तो फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको ऑलरेडी एक बार तो बढ़ा दिया है, सिग्नल दिया है कि हम 3 से 4 बार कम से कम और बढ़ाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट जब यहाँ पे ये बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, ब्याज ज़्यादा हो जाएगा आपका, है ना, लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत इजीली पैसा मिल रखा था, इसलिए उन्होंने अच्छे रिटर्न के लिए इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो इनको जो पैसा है लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो इसके लिए इस कारण से इनके पास में इतनी मतलब अच्छा वो स्कोप नहीं रहेगा कि अब हमें रिटर्न ईजी पैसा मिल रहा है तो इसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से देखा जाएगा कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है हर जगह से एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो एक तो ये रीज़न हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं, चाहे हम यूएस की बात करें या बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसकी तरफ से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो इसकी वजह से लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी, मतलब मार्केट में थोड़ी मनी सप्लाई कम होगी और उसका प्रभाव जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया उस पर देखने को मिलेगा। क्रूड प्राइसेस का प्रभाव, इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस वजह से एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब ये रीज़न हमने देखे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात क्या है, देखिए हमेशा क्या होता है जब भी एफआईआई अपना पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो इंडिया का जो मार्केट है उसी तरह से रिएक्ट करता है। एक तरह से आप समझिए कि इंडियन इन्वेस्टर भरोसा करते हैं कि एफआईआई अगर पैसा निकाल रहे हैं तो हमें भी निकालना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमेशा से ये चला आ रहा है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो इसकी वजह से रप्चर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने निकाल लिया लेकिन इंडियन मार्केट पे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और ये बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि इस बार जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफआईआई जब बेच रहे हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेच नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। सो वी आर सीइंग ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, जहाँ पे एफआईआई बेच रहे हैं और इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया का जो टोटल इक्विटी मार्केट है वो ज़्यादा डाउन नहीं गया है ना, और अभी भी अपनी पीक पे है। और मतलब बहुत जल्दी हमने गेन किया है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से हम कोविड के टाइम पे नीचे आ गए थे, उसके बाद बहुत जल्दी से हमने यहाँ पे गेन किया है। तो एक्सोडस ऑफ एफआईआई, ये कहा जा रहा है कि एफआईआई का वजह से जो आउटफ्लो है पैसे का वो कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस हो रहा है डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट से। इसके लिए कुछ डेटा हमारे पास है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि दिसंबर के अंदर इन द दिसंबर क्वार्टर एफआईआई सोल्ड 4.8 बिलियन, लगभग 4.8 बिलियन डॉलर की इक्विटीज इन्होंने सोल्ड की। और नेट इक्विटी इन्फ्लो इंडिया के म्यूचुअल फंड में पैसा कितना आया, लगभग 9.3 बिलियन। मतलब जितना इन्होंने सेल किया उससे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। सेम थिंग इज हैपनिंग इन द केस ऑफ द जनवरी। आप देखोगे लगभग 4.4 बिलियन डॉलर का इन्होंने यहाँ पे बेचा है, तो 3 बिलियन तो ऑलरेडी यहाँ म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं। मतलब इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक कोरोना के टाइम पे हमने देखा लोगों में अवेयरनेस हुई, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। और एक मेजर फैक्टर यहाँ पे ये भी रहेगा कि इंडियंस जो है अपनी जो सेविंग्स जितनी एलोकेट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। और जितनी, जैसे अभी 3 से 4% सेविंग ही ये करते हैं, तो ये डबल हो जाएगी आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा मार्केट को अवेलेबल होगा। लगभग 40 लाख करोड़ आने वाले 5 साल में अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ग्रोथ हो रही है ना, एक रीजनेबल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि कुमुलेटिव सेविंग लगभग 500 लाख करोड़ के भी ऊपर रहेगी और इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर कर पाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मासिव डोमेस्टिक लिक्विडिटी का इमरजेंस हो रहा है, जहाँ पे एफआईआई के जाने की वजह से इंडियन मार्केट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसको पकड़ रखा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड साइन। और यहाँ पे हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है अपनी खुद की इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में। तो दिस इज़ ऑल, वी आर रैपिंग अप द सेशन। पीडीएफ इस सेशन का इस टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, एक टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन के लिए, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1 ईयर का जो फीस है, जिसमें आपकी जीएस की, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन हो गई, सीसेट हो गया और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाती है विद द फीस ऑफ 49,000। और आपको 12 महीने की जगह 15 महीने तक एक्सेस इसका मिल रहा है। और वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विल बी फ्री फॉर यू। ऑप्शनल भी जितने भी ऑप्शनल अवेलेबल हैं वो सारे आप देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है एक ऑप्शनल के लिए पे करना है फिर दूसरे के लिए अलग पेमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही आपका सब्सक्रिप्शन और सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या आपके फ्रेंड्स अपीयर हो रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली मेक देम अवेयर। अनअकैडमी का जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ अवेलेबल कराई जा रही है। 3000 आपकी फ़ीस है 6 मंथ 28 नंबर ऑफ टेस्ट के लिए। 1 ईयर के लिए 4000 फीस है, जिसमें 56 नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अनअकैडमी ने राजेंद्र नगर दिल्ली में अपना स्टोर ओपन किया है, जहाँ पे जाके आप अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें लाइव क्लासेज हैं, डाउट सॉल्विंग है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऑल द थिंग्स आर देयर। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है।
सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको जो है लाइव मेंटरशिप, पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है। 1 ईयर केवल ऑप्शनल की जो फ़ीस है ये 24,000 है। तो ये पूरी सेविंग अभी आपके लिए है, और ये ऑफ़र आज आपका 12 बजे एंड हो जाएगा। तो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफ़र। 0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं। और जो नए बैचेज़ हैं 30 मार्च मतलब आज से स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे।